तो आज की मेजर न्यूज़ कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कि साहित्य अकादमी अवार्ड्स फॉर 2025 ऑलरेडी अब अनाउंस फाइनली हो चुके हैं। ठीक है, क्या थी कंट्रोवर्सी, इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ कहती है नेवल वॉरशिप्स एस्कॉर्ट कर रही हैं वेसल्स को फ्रॉम गल्फ ऑफ ओमान। तो अब ये जो ऑपरेशन या मिशन संकल्प है जो 2019 में शुरू किया था, कैसे वो हेल्प कर रहा है नेवल वॉरशिप्स को इंडिया की एलपीजी को कैरी आउट करने के लिए, उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक राइज देखने को मिल रहा है, इसको भी डिस्कस करेंगे इन डिटेल। वेलकम टू सीपी क्लासेस एंड 17 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स फ्रॉम द हिंदू एंड रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आपकी क्या कहती है, साहित्य अकादमी अवार्ड अनाउंसेस अवार्ड्स फॉर 2025 इन 24 लैंग्वेजेस। तो यहाँ पर बस आपको इतना पता होना चाहिए, 8 बुक्स ऑफ पोइट्री, 4 नॉवेल्स, 6 बुक्स ऑफ शॉर्ट वीडियोज, शॉर्ट स्टोरीज, 2 essays एंड 1 लिटरेरी क्रिटिसिज्म वर्क, एक ऑटोबायोग्राफी एंड 2 मेमोइर्स जो है उनको यहाँ पर विनिंग के लिए अब आप कह सकते हो नवाजा गया, अवार्ड दिया गया, साहित्य अकादमी अवार्ड। तो बस इसमें आप ये देख लीजिए कि इंग्लिश कैटेगरी के अंदर नॉवल जो क्रिम्सन स्प्रिंग है, ठीक है, हिंदी राइटर ममता कालिया की जो बुक है मेमोइर जीते जीते अलाहाबाद, तमिल ऑथर तामिल्सवन फॉर हिज तामजिया श्रीकुतैन थंगदन इज द लिटरेरी क्रिटिसिज्म जॉनर, और 8 बुक्स ऑफ पोइट्री, 4 नॉवेल्स, 6 बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, 2 essays एंड 1 लिटरेरी क्रिटिसिज्म, 1 ऑटोबायोग्राफी एंड 2 मेमोइर्स जो है उनको साहित्य अकादमी अवार्ड 2025 का दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखो अदर जो अवार्ड्स है 2025 अवार्ड्स के आर परसुन बंदोपाध्याय श्रेष्ठ कविता के लिए इन बंगाली एंड योगेश वैद्य फॉर भट्टकदगी, ठीक है, इन गुजराती, अमरीश नौतगौ। ये सारे नाम आपको बस एक बार यहाँ पर पढ़ने हैं। ठीक है, इन कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली मे भी आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वैसे जनरली इतना पूछा नहीं जाता है। ठीक है, यूपीएससी के लिए तो डेफिनेटली नहीं पूछा जाता है, बट आप देखो कि लोअर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए ये नाम यहाँ पर जरूरी होते हैं। एंड यहाँ पर क्या मिलता है साथ में, ठीक है, अवार्डीज को मिलता है कास्केट जिसमें एनग्रेव्ड होती है कॉपर प्लाक, एक शॉल, एक अमाउंट जो कि अमाउंट होती है ऑफ 1 लाख रुपीज एट द सेरेमनी, जो कि 31 मार्च को कंडक्ट कराई जाएगी। तो अब द होल कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्टेड कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की 18 मिनट से पहले, ठीक है, जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर अब होनी थी एंड उससे अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 मिनट्स, अब अगर एग्जैक्ट 18 मिनट्स में यहाँ पर ना देखें अगर हम, तो 10 से 15 मिनट पहले जो ये अब साहित्य अकादमी अवार्ड दिसंबर के अंदर अनाउंस होने थे, उससे 10-15 मिनट पहले ही इसको कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है उन्होंने इंटरवीन कर लिया था ड्यू टू वट एवर रीजन दैट वॉज नॉट स्पेसिफाइड टू ऑल ऑफ अस। ठीक है, तो इसके बाद अब जो अवार्ड्स है आज के दिन में अब किए गए हैं अनाउंस। देन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड्स। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि जो साहित्य अकादमी अवार्ड्स है वो वाज फॉर्मली इनॉग्रेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 12 मार्च 1954। सेकेंड, इट ऑल्सो गिव्स स्पेशल अवार्ड्स कॉल्ड भाषा सम्मान। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो अब साहित्य अकादमी अवार्ड जो है वैसे तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे यहाँ पर 1944 के आसपास को इसको कॉन्स्टिट्यूट करने की बात की जा रही थी, बट बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स इश्यूज क्रिएट किए जा रहे थे विद रिस्पेक्ट टू दिस अवार्ड, तो फॉर्मली इसको 1954 के अंदर यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया था। एंड जो अब अवार्ड्स है ना वो दिए जाते हैं इन द रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है उसके अंदर इंक्लूड की जाती है। ठीक है, तो 24 अवार्ड्स एनुअली इसी वजह से दिए भी जाते हैं। बट एक और अवार्ड है दैट इज भाषा सम्मान फॉर ऑल दोज लैंग्वेजेस जो कि अभी कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से रिकॉग्नाइज नहीं किए गए हैं। ठीक है, तो इसके पीछे का रीजन यही है कि अब उसकी भी रिकॉग्निशन यहाँ पर होनी चाहिए विच आर नॉट फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड, एंड इसको रिकॉग्नाइज अकेडमी करती है फॉर द कंट्रीब्यूशन टू क्लासिकल एंड मिडिवल लिटरेचर। ठीक है, तो एक स्पेशल अवार्ड यहाँ पर दिया भी जाता है। देन क्रैब इन साइलेंट वैली फाउंड डिस्प्लेइंग बोथ मेल एंड फीमेल बायोलॉजिकल ट्रेट्स। तो अब क्रैब्स जो है वो क्रुस्टेशियन स्पीशीज के अंदर यहाँ पर हम देखते हैं आते हैं, जीनस उनका वही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे नाम क्या है इसका, वेला कार्ली। एंड हमारा जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है कहाँ पर है, नीलगिरीज के पास। ठीक है, एंड नीलगिरीज में कहाँ पर, केरला के अंदर। थोड़ा और डिस्कस करेंगे इसके बारे में क्वेश्चन के थ्रू, बट अभी हम क्रैब्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो अब ये जो अब कौन सी स्पीशीज है दैट इज वेला कार्ली, इसके अंदर यहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों ही आप कहोगे कि जेनिटल्स एक टाइम पे पाए गए हैं, एंड ये डुअल सेक्स कंडीशन जो है ऑब्जर्व की गई थी। 3 तरह के जो क्रैब्स यहाँ पर पाए गए ट्री होल्स के अंदर इन द साइलेंट वैली। तो अब वेला कार्ली जो है एक एंडेमिक स्पीशीज है जो कि फ्रेश वाटर क्रैब है। कहाँ पर मिलते हैं, एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स ओनली। ठीक है, एंड वेस्टर्न घाट्स के अंदर ही सिर्फ और सिर्फ पाए जाते हैं इन द होल वर्ल्ड, तभी ये वर्ड एंडेमिक यहाँ पर यूज किया
जाता है। तो डॉक्यूमेंट यहाँ पर जो स्टडी ने किया है वो यही किया है कि ऐसा फर्स्ट इंस्टेंस जो है वो पाया गया था ऑफ द स्पेसिफिक वर्ड जिसको हम क्या बोलते हैं, जिनैंड्रोमॉर्फी। जिनैंड्रोमॉर्फी मतलब दोनों ही सेक्सेस या दोनों ही जेनिटल्स की अवेलेबिलिटी होना, ठीक है, दैट इज, इसको हम क्या स्पेसिफिक वर्ड बोलते हैं, जिनैंड्रोमॉर्फी। तो इस बात को ध्यान रखना, एक रेयर कंडीशन जहां पर इंडिविजुअल एग्जिबिट बोथ मेल एंड फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये वेला कार्ली के अंदर जनरली पाया गया है, 3 क्रैब्स के अंदर पाया गया है। तो ये फिनोमिना जो है रेयर होता है क्रस्टेशियंस के अंदर एंड कभी भी रिपोर्ट नहीं किया गया एटलीस्ट इन फ्रेश वाटर क्रैब फैमिली, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो इंटरनेशनल जर्नल है क्रस्टेशना, इसके अंदर इसको यहाँ पर पब्लिश भी किया गया है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। ये जो अब स्टडी है इसको कंडक्ट भी कराया गया था। तो बॉडीज ऑफ द क्रैब्स जो डिस्प्ले कर रही थी मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को, वाइल द पार्ट शोकेस फीमेल फीचर्स, जो कि यहाँ पर अब गोनोपोर्स को दिखाता है, दोनों तरह की अवेलेबिलिटी को यहाँ पर दिखाता है, ठीक है। तो अब इस चीज को यहाँ पर ध्यान में रखना। क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइलेंट वैली। पहली स्टेटमेंट कह रही है इट इज फेमस फॉर इट्स पॉपुलेशन ऑफ लायन टेल्ड मैकाक्स। Second, cicadas are also a main attraction of Silent Valley. Which of the statements above is or are correct? So the correct answer is option number A, ठीक है, कि लाइन टेल्ड मैकाक्स जो कि सिर्फ और सिर्फ अगेन एंडेमिक है टू वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर स्पीशीज हमारे पास लाइन टेल मैकाक्स के अलावा जो कि एंडेंजर्ड प्राइमेट स्पीशीज है एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट्स। अदर नोटेबल मैमल्स यहाँ पर नीलगिरी लंगूर, मालाबार जाइंट स्क्विरल, इंडियन एलिफेंट्स, टाइगर, लेपर्ड एंड देन गौर जो कि जिसको हम इंडियन बाइसन बोलते हैं, ये मेन अट्रैक्शंस हैं। एंड इसको साइलेंट वैली बोला इसीलिए जाता है क्योंकि एब्सेंस है ऑफ सिकाडास। अब सिकाडास क्या होते हैं, एक इस तरह का इंसेक्ट जो कि प्रोड्यूस करता है एक लाउड बजिंग साउंड इन मेनी फॉरेस्ट। तो ये अवेलेबल ही नहीं है, यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है, इसी वजह से इसको साइलेंट वैली बोला जाता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना। देन नेवल वॉरशिप्स एस्कॉर्ट इंडियन वेसल्स फ्रॉम गल्फ ऑफ ओमान। तो 3 वेसल्स जो है अब इंडिया एलपीजी या इवन डिफरेंट आप कह सकते हो फ्यूल को लेकर आ रही हैं। 3 कौन सी वेसल्स हैं, ठीक है। अब हमने कल इसके बारे में डिस्कस भी किया था, जार, जग, लाडकी के बारे में। इसके अलावा शिवालिक एंड नंदा देवी, ये 3 ऐसी वेसल्स हैं जो कि अब हमारे पास क्या लेकर आ रही है, फ्यूल कैरी करके आ रही हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास एक ऑपरेशन संकल्प जो इंडिया ने यहाँ पर लॉन्च किया था, कहाँ पर 2019 के अंदर किया था। तो संकल्प मिशन के अकॉर्डिंगली हमारी जो आप कह सकते हो नेवी है, उन्होंने स्पेसिफिकली देखा था कि कोई भी ऐसे क्रिटिकल जो रूट है जो कि सी के अंदर कभी भी अगर आ जाता है तो हमारी जो वॉरशिप्स हैं वो एस्कॉर्ट करके हमारा जो सामान है, जो वेसल्स हैं, उनको लेकर आएगी सेफली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यू कैन से ऑफ द पोर्ट्स जो कि अब जहाँ पर उनको डॉक किया जाना है, ठीक है। तो सेम ही चीज को यहाँ पर देखा गया कि अब जो हमारे वेस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इंटेंस सिचुएशन पर्शियन गल्फ देखने के अंदर मिल रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर देखने को मिल रही है एंड गल्फ ऑफ ओमान के अंदर देखने को मिल रही है। तो अब अटैक्स जो है मर्चेंट शिप्स के ऊपर रिपीटेडली होते जा रहे हैं। तो जाग लाडकी कैरी कर रही थी 80,000 से ज्यादा टन्स ऑफ क्रूड ऑयल एंड यहाँ पर यूएई को उसने लीव किया था ऑन संडे, तो वो इंडिया यहाँ पर एस्कॉर्ट करके उसको सेफली लेकर आ रहा है, ठीक है। तो सोर्सेज ने ही बोला कि शिप एस्कॉर्ट जो कर रहा है इंडियन मर्चेंट शिप्स जो है वो कंटिन्यू करेंगे कि एस्कॉर्ट करना, दैट एस्कॉर्ट विल बी प्रोवाइडेड, ठीक है। एंड इन सम 22 इंडियन फ्लैग शिप्स जो कि स्टिल स्ट्रैंडेड है एट द वेस्टर्न स्टेट, ठीक है, एट द वेस्ट ऑफ द स्टेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बट जो कि अभी अगर आप देखोगे कि मेजरली की जो सप्लाई है एलपीजी की या इवन हमारे इंपॉर्टेंट कैरियर्स की वो यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है ताकि जिस वजह से जो फ्यूल है वो इंडिया के अंदर यहाँ पर टाइमली डिलीवर किया जा सके। नंदा देवी अनदर एलपीजी कैरियर, यहाँ पर ये ध्यान रखना नंदा देवी एलपीजी को कैरी कर रहा है। जब हम जग लाडकी की बात कर रहे हैं तो वो क्या लेकर आ रहा है हमारे पास लेकर आ रहे हैं क्रूड ऑयल को, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर बताई जा रही है, ठीक है। एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू रीच कांडला पोर्ट ऑन ट्यूसडे। तो यहाँ पर इंडिविजुअली ये वेसल कितना 46,000 टन ऑफ कार्गो को लेकर आ रहा है। क्यूमुलेटिवली अगर आप देखो 1 लाख टन के आसपास ये कार्गो को प्लस जो एलपीजी है उसको कैरी करते लेकर आ रहा है। एलपीजी कैरियर अगेन शिवालिक, वो भी मुंद्रा पोर्ट ऑलरेडी पहुंच चुका है। गवर्नमेंट ने इसको एश्योर भी कर दिया है, अफर्मेशन भी उस पर दे दी है। एंड अर्लियर दैट डे जो अब यहाँ पर स्पेशल सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग की, उन्होंने बोला कि इंटर मिनिस्ट्रियल ब्रीफिंग जो है प्रायोरिटी है बर्दिंग की एंड डॉक्यूमेंटेशन जो है अरेंज कर ली गई है ताकि कोई डिले ना हो इन डिस्चार्जिंग द कार्गो। तो ये सिंपल यहाँ पर आपको चीज बताई जा रही है। सेपरेटली ये चीज बोली गई है सीनियर ऑफिशियल्स के द्वारा कि जो डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गई है 36% सिंस सप्लाई मेंटेनेंस ऑर्डर यहाँ पर ध्यान में रखा जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट आपकी न्यूज थी। क्वेश्चन सिंपल सा है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर गल्फ ऑफ ओमान? ईरान, कतर, पाकिस्तान एंड यूएई। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कतर, ठीक है। तो आपको मैप के थ्रू यहाँ पर दिखा देती हूँ, दिस इज समवॉट योर कतर,
गल्फ ऑफ ओमान की बात कर रहे हैं, दिस सिचुएशन या इतना एरिया जो है आपका गल्फ ऑफ ओमान है। तो यहाँ पर पाकिस्तान आ जाता है, एंड दिस इज योर ईरान, दिस इज योर ओमान, एंड देन दिस इज योर यूएई। ठीक है, तो 4 ऐसी कंट्रीज हैं जो कि अब पर्शियन गल्फ के आसपास एग्जिस्ट करती हैं। तो कतर इज नॉट वन ऑफ देम, गल्फ ऑफ ओमान के आसपास। ठीक है, पर्शियन गल्फ की यहाँ पर बात नहीं हो रही, गल्फ ऑफ ओमान की बात की जा रही है। पर्शियन गल्फ की बात हो रही होती तो कतर जो है वो डेफिनेटली एक कंट्री होता। देन फेब्रुअरी के अंदर जो हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स है 11 मंथ हाई के ऊपर है, कि होलसेल प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे जो इन्फ्लेशन है उसमें एक 11 मंथ हाई ऑफ 2.13% देखा गया फेब्रुअरी के अंदर। मतलब फेब्रुअरी 2025 से लेकर फेब्रुअरी 2026 का डेटा जब देखने को मिल रहा है उसके अकॉर्डिंगली 2.13% जो है इंक्रीज होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर देखने को मिला है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है अब किसके लिए है, अब बेसिकली दैट इज फॉर द मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, तो एक बेसिक सा मैं आपको यहाँ पर चीज़ बता देती हूँ। एक हमारे पास CPI होता है, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, है ना, दैट इज फॉर द कंज्यूमर्स, जिसको हम कहते हैं कि रिटेल बायर्स की बात की जा रही है। अब इसका लेना देना किससे होता है, पब्लिक से डायरेक्टली होता है। तो अब हमारा जो CPI है वो WPI के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है, एंड WPI जो है वो CPI के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। इंटरडिपेंडेंसी दोनों की यहाँ पर रहती है कि जितना CPI का डेटा यहाँ पर वेरी करेगा, जितना कंज्यूमर किसी एक कमोडिटी की डिमांड करेगा उसी के अकॉर्डिंगली मैन्युफैक्चरर जो है इसको यहाँ पर बनाएगा, प्रोड्यूस करेगा। बिल्कुल बेसिक सी बात यही है कि जितनी डिमांड होगी उसी के अकॉर्डिंगली सप्लाई यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। कि अगर आप अंडर सप्लाई कर रहे हो तो हमारी जो कमोडिटी है उसका प्राइस बढ़ जाएगा, ओवर सप्लाई कर रहे हो तो कमोडिटी की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली आपका जो प्राइसेस है वो गिरना शुरू हो जाएंगे। बेसिक सा आइडिया यही कहता है हमारा। तो यहाँ पर अगर आप देखो कि WPI भी अगर इंक्रीज हुआ है दैट मींस कि CPI के अंदर भी जो हमारा कंज्यूमर पैटर्न्स है उसके अकॉर्डिंगली हमारे जो गुड्स है उसके अंदर भी जो डिमांड है, जो बास्केट ऑफ गुड्स है उनकी भी डिमांड यहाँ पर या कंजम्पशन जो है वो हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज आपको बताई जा रही है कि WPI भी अगर इंक्रीज हुआ है CPI भी इंक्रीज हुआ होगा। एंड रीजन उसके पीछे का क्या है WPI का इंक्रीज होने का 2.13% से, क्योंकि जो प्राइसेस है ऑफ फूड एंड नॉन फूड आर्टिकल्स वो बढ़ गए हैं। ठीक है, प्राइसेस बढ़ गए हैं तो इस वजह से आप देखोगे कि धीरे धीरे करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसको और यहाँ पर कंज्यूमर्स है वो कंज्यूम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को प्रोड्यूस करना यहाँ पर शुरू करेगा। ऑल्दो अगर आप देखो वेजिटेबल के प्राइसेस जो है देवर यू कैन से कि थोड़ा सा उनका प्राइसेस जो है वो कम होना शुरू हो गया था, बट जो फूड एंड नॉन फूड आर्टिकल्स हैं उनकी सडनली यहाँ पर डिमांड बढ़ी, क्योंकि अब कॉन्फ्लिक्ट्स तो चलते ही जा रहे हैं, है ना। तो अब इसी वजह से ये अब जो प्राइसेस है वो फूड एंड नॉन फूड आर्टिकल्स के वो बढ़ गए हैं, एंड WPI जो है वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ WPI एज ऑफ February 2026. The weight of all commodities declined in February as compared to the last 6 months. Second statement कह रही है the weight of primary articles is 22 plus 22.62 currently. Which of the statements above is or are correct? तो पहली स्टेटमेंट आप पक्का ही पक्का यहाँ पर जज कर सकते थे कि इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि अभी हम न्यूज़ यहाँ पर डिस्कस करके हटे हैं कि जहाँ पर हम बोल रहे हैं 11 मंथ हाई के ऊपर है, तो ऑब्वियसली बात है वेट कमोडिटीज़ का कैसे गिर जाएगा, डिक्लाइन कैसे हो सकता है एज कम्पेयर टू 6 मंथ्स, है ना। बिल्कुल सिंपल सी यहाँ पर बात नजर आ रही है। एंड वेट्स की बात करें तो वेट्स हमें यहाँ पर टाइमली ध्यान में रखने पड़ते हैं। तो अब हमारे पास ऑल कमोडिटीज़ का टोटल वेट 100 होता है, एंड अगर आप देखो 2.13% से आपकी न्यूज़ यही चीज़ कह रही है ना, इंक्रीज हुआ है। तो पहली स्टेटमेंट तो ऑब्वियसली बात है कि वो अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड करेक्ट है हमारी स्टेटमेंट कि प्राइमरी आर्टिकल्स की जब आप बात करो 22.62 जो है आउट ऑफ 100 जो वेटेज है वो प्राइमरी आर्टिकल्स को दी गई है। कौन सी चीज़ यहाँ पर इंक्लूड की गई है, आपको इन डिटेल ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कि अगर आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चन पूछ के बताऊँ कि एज ऑफ डेटा February 2026 का अगर क्वेश्चन में अगर आपको पूछा भी जा रहा है तो कई बार ना आपको ऐसे कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि जो वेट है ऑफ नॉन फूड आर्टिकल्स इज मोर देन द फूड आर्टिकल्स, इज इट ट्रू और नॉट, है ना। इसी के बेसिस पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको अरेंज करने के लिए आ सकते हैं ऐसे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स में। तो ये चीज़ों को ना आपको यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन इसको अच्छे से रट लेना है। पेपर से 1 या 2 दिन पहले जो है उसके अकॉर्डिंगली जो भी डेटा अवेलेबल होगा उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, गो थ्रू कर लेना। ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं एंड दे कैन इजीली फेच यू मार्क्स अगर आपको ये नंबर्स याद हो जाएं तो। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको आइडिया लेकर चलना। देन यूरोपियन यूनियन यूनाइटेड नेशंस डिस्कसिंग इनिशिएटिव फॉर हॉर्मुज स्ट्रेट। हॉर्मुज स्ट्रेट अब जो है वो अब ईरान के कब्जे में इस टाइम पे। हमने ये चीज़ भी देखा कि क्रूड ऑयल का एंड इवन के जो ऑयल है रिफाइंड ऑयल है, रिफाइंड ऑयल कैसे कि जो ऑलरेडी रिफाइंड हो चुका है, रिफाइन हो चुका है, या आप कह सकते हो कि क्रूड ऑयल को अगर हम प्रोसेस कर देते हैं तो हमारे पास रिफाइंड भी ऑयल आ जाता है जो डायरेक्टली हम व्हीकल्स में यूज़ कर सकते हैं। नॉट एक्चुअली दैट कुकिंग रिफाइंड ऑयल, उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। ठीक है, क्रूड ऑयल की बात कर सकते हैं। इवन कि हमारे जो शिपमेंट्स हैं ऑफ यू कैन से कि कमोडिटीज़ जो हमारे पास जाती हैं, ठीक है, जिसको मर्चेंडाइज भी बोलते हैं,
ये सारी चीज़ों के लिए अब एक इम्पॉर्टेंट पाथ है हमारे पास जो हॉर्मूज स्ट्रेट है ना। तो इसी वजह से यूरोपियन यूनियन जो है वो ये चीज़ बोल रहा है कि हमारे जो सप्लाई है वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही है, ठीक है। बट यूनाइटेड नेशंस के साथ हम डायरेक्टली चर्चा के अंदर हैं, तो हम डिस्कस कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के साथ कि अगर नेटो की इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर हो सके एंड इसके बाद हम जो सेफ पैसेज, जैसे इंडिया अब मिशन संकल्प के अंडर यहाँ पे प्रोवाइड करे, तो इसी तरह का जो अब सेफ पैसेज है वो ज़बरदस्ती धक्के से ईरान से लेकर हम अपनी वेसल्स को यहाँ पर पास कराना शुरू कर दें, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ स्टोरी बता रही हूँ क्या चल रही है इस टाइम पे, ये इतना रेलिवेंट आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं है, बट मैं आपको ये बता दूँ कि कल को अगर आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिल जाए जहाँ पे आप बोलो यूरोपियन यूनियन कहाँ से बीच में आ गया, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, ठीक है। कि यूरोपियन यूनियन जो है दे आर ट्राइंग के अब नेटो की जो इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर की जा सके एंड ज़बरदस्ती दैट नारो स्ट्रेच, जिसको हम हॉर्मूज स्ट्रेट या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भी बोलते हैं, वहाँ से जो शिपमेंट्स हैं उसको पास करा सके, वेसल्स को पास करा सके, क्योंकि ट्रेड के ऊपर इसका इंपैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, ठीक है। एंड कल भी हमने न्यूज़ में डिस्कस किया था कि यूरोपियन यूनियन जो है वॉर की वजह से अब क्या कर रहा है, जैसे ब्रसेल्स जैसी कंट्री है वो अपने कार्बन फुटप्रिंट के रिगार्डिंग जितने भी उनके आइडियाज़ थे या जितने भी उनके यू कैन से पॉलिसीज़ थी कि कार्बन फुटप्रिंट कम करना है, उसको अब ख़त्म या थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं ईज आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी सप्लाई की ज़रूरत है, एनर्जी सप्लाई की ज़रूरत है, जो कि अभी नहीं अवेलेबल है ब्रसेल्स के अंदर एंड इवन यूरोपियन यूनियन के अंदर भी। तो अब यूनाइटेड नेशंस के साथ अगर आप इसके साथ बात भी कर रहे हो तो यहाँ पर नेटो की इन्वॉल्वमेंट के लिए यूरोपियन यूनियन के जो नेशंस हैं वो नहीं मान रहे हैं। कंट्रीज लाइक यू कैन से यूके, ठीक है, जो कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट भी नहीं है बट नेटो का पार्ट है, यूके हो गया, इवन इटली हो गया, ठीक है, एंड इवन कि इफ़ यू से के अदर कंट्रीज जिसमें हम यूके, इटली, ठीक है, एंड इवन जर्मनी ऑल्सो, ये 3 ऐसी कंट्रीज है जो बोल रहे हैं कि नेटो की इन्वॉल्वमेंट की हमें रिक्वायरमेंट है ही नहीं इसके अंदर, कि दिस इज़ नॉट अ वॉर दैट इज़ टू बी फॉट बाय नेटो, कि नेटो का इससे कोई लेना देना नहीं है। कि ऑलरेडी इसराइल की जब हम बात कर रहे हैं या हम यूएसए की बात करें, देयर आर पार्ट ऑफ इट, ठीक है। अगर हमारे शिपमेंट्स यहाँ पर फंसे हुए हैं, वी फिगर समथिंग आउट, बट लड़ाई करके या ज़बरदस्ती करके हम अपनी शिप्स को, वेसल्स को पास करा रहे हैं, यानी एक आधे को कोई अटैक हो गया, देन इट कैन ईजिली टर्न आउट टू बी अ वर्ल्ड वॉर, है ना। तो ये चीज़ को हमें यहाँ पर नहीं करना है, पीस शुड बी द मोटिव एंड द मोटिव शुड बी कि वॉर जल्दी से जल्दी यहाँ पर खत्म हो। देन न्यूज़ आपकी नेक्स्ट क्या कह रही है, जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स राइजेस 4% इन फेब एमिड टैरिफ्स। तो अभी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखो तो अप्रॉक्सीमेटली 3.86% के आसपास हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है, ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इंडियन रुपी के अकॉर्डिंगली हमारी अगर हम ये चेंज देखें दैट इज अराउंड 8.37% इन रुपी टर्म्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो अब हमारे पास जो अगर अमाउंट की जब हम बात कर रहे हैं डॉलर्स के अंदर, तो 2.68 बिलियन का राइज देखने को मिला है। इंडियन करेंसी के हिसाब से देखिए तो 24,340 करोड़ के आसपास का हमें ये देखने को मिल रहा है कि हमने एक्सपोर्ट किया है जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर का। एंड ये जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंगली यही चीज़ आपको पता लग रहा है, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर इनफैक्ट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारे ऊपर टैरिफ्स लगाए गए थे, 50% टैरिफ्स के आसपास यहाँ पे टैरिफ्स हम देख रहे थे, ट्रैक किए थे इंडिया ने, है ना, उसके बाद भी हमारा जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर जो है वो अब यहाँ पर राइज पे है। तो डेटा जो है वो एक रिलीफ की तरह है सेक्टर के लिए कि इट कैन डू वेल इन स्पाइट ऑफ द लिवाइड टैरिफ्स जो कि हेवीली इंपोज किए गए थे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। एंड जो पास्ट ईयर है वो चैलेंजिंग है फॉर द ग्लोबल जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री, जो कि अब इवॉल्विंग यूएस के टैरिफ पॉलिसीज के ऊपर डिपेंडेंट काफी थे, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज हमें देखने को मिल रही थी एंड चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेज अक्रॉस की मार्केट्स हमें देखने को मिल रही थी। तो इन ग्लोबल हेडविंड्स के दौरान भी अगर आपका 4% इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इट इज अ पॉजिटिव साइन फॉर द यू कैन से जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर। तो आपको सिंपल सी न्यूज बताई गई है। देन इंडिया टू साइन यूएस डील ओनली आफ्टर क्लैरिटी ऑन रेट्स। तो रेट्स को लेकर इंडिया अभी क्लैरिटी चाहता है, क्यों? क्योंकि अब 25 पहले तो 50% हमारे ऊपर टैरिफ था, जिसके अंदर 25% बेसिक टैरिफ था, ठीक है, एंड 25% हमारे ऊपर टैरिफ लगाया गया था क्योंकि हम रशियन ऑयल को परचेज कर रहे थे, ठीक है। इसको यहाँ पर हटा दिया गया, इसको कम कर दिया गया, हटाया भी नहीं किया, इसको कम कर दिया गया, 18% के आसपास लेकर आया गया। तो उसके बाद सिनेरियो क्या था कि यूएस की जो कांग्रेस है उन्होंने बोला कि ये रिटेलिएटरी टैरिफ्स जो है वो यूएस की तरफ से नहीं लगाए गए हैं, उन्होंने यहाँ पर हटा दिया था उस चीज़ को। तो ये जो अब अमाउंट है इसको हटाने की बात की जा रही थी। अब उसके बाद क्या होता है कि यूएसए की गवर्नमेंट ने स्क्रूटनी खोल दी, ठीक है। तो जो पार्लियामेंट है उनका, उन्होंने यहाँ पर बोला था कि हम इस चीज़ को अप्लाई नहीं करने दे सकते, आप अपनी मर्जी से जो प्रेसिडेंट बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ऑल्सो, वो सोलली यहाँ पर डिसीजन नहीं ले सकते। तो स्क्रूटनी खोलने के बाद या उससे पहले भी अगर आप देखो तो एडिशनल हमारे ऊपर 10% टैरिफ लगने के चांसेस हैं, ठीक है, तो जो कि ऑलरेडी लग भी गए थे, 18% से कम होकर 10% है। तो अब उसके बाद स्क्रूटनी खोलने के बाद हो सकता है 10% एडिशनल टैरिफ लग जाए, दैट विल ऑलमोस्ट बी इक्विवेलेंट टू 50% ओनली, जो कि पहले था, है ना। एंड इंडिया की जो अब अभी डील है यूएसए के साथ वो फाइनल होनी जरूरी
भी है, एंड इंपॉर्टेंटली हमें रेट्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी हमारे जो वेरियस अदर सेक्टर्स हैं दे विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंगली, कि हम तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो तो यहाँ पर नहीं होता हुआ नजर आ रहा है ना, कि अब किस तरह से इन केस ऑल द रेट्स आर 19, 20, 21 एंड 22%, तो इंडिया विल रिमेन एट 18%। ये चीज़ आपको यहाँ पर स्पेसिफिकली इस 18% के कॉन्टेक्स्ट में बताई गई थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक तरह से क्योस या कन्फ्यूजन को क्रिएट कर रहा है, एंड उसके बाद अगर स्क्रूटनी खुल जाती है तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो छोड़ो, आप कोई ट्रेड एग्रीमेंट होने के लिए भी थोड़ी सी दिक्कत और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। तो रशियन ऑयल को लेकर यहाँ पर क्लैरिटी होगी, क्योंकि अभी रिसेंटली न्यूज़ के अंदर यही था ना कि इंडिया जो है वो कंप्लीटली रशिया से ऑयल परचेज करना बंद कर देगा, टू विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेड कि हमने ऐसा कभी भी नहीं कहा, कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट जहाँ पर लाई करेगा उसके अकॉर्डिंगली हम ऑयल को परचेज करेंगे, एंड हमने रशियन ऑयल से रशिया को बोला है कि हम आपसे पाम ऑयल लेना यहाँ पर बंद कर देंगे, एंड नॉट एक्चुअली में क्रूड ऑयल, है ना। तो हमने किस तरह का ऑयल है ये आपको स्पेसिफाई नहीं किया है, तो ये सिंपल से चलो बात थी। तो अब यही चीज़ बोली जा रही है कि यूएस का रिमूवल ऑफ टैरिफ्स ऑन इंडिया इज लिंक टू द इंपोर्ट ऑफ रशियन ऑयल, कि रशिया से आप ऑयल यहाँ पर परचेज नहीं करोगे। बट अगेन जो 25% एडिशनल एड वैलोरम टैरिफ्स जो कि इंपोज किए गए थे इंडिया के ऊपर सर्टन इंडियन एक्सपोर्ट्स के ऊपर, जो कि इंडिया के इंपोर्ट ऑफ रशियन ऑयल को यहाँ पर रिमूव करता है, ठीक है। कि अब इंडिया को रशिया से भी ऑयल कितना इंपोर्ट करना है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट रहेगा कि कितना ज़्यादा टैरिफ होगा, ठीक है। तो अब कब ये डील फाइनलाइज होगी कब नहीं होगी ये चीज़ को भी अभी नहीं पता है। बट अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो अब नेक्स्ट न्यूज़ वैसे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो $4 बिलियन के आसपास हो चुका है फरवरी के अंदर, ठीक है। तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। देन ईरान वॉर हिट्स रिफाइंड फ्यूल्स हार्डर देन क्रूड, इंपोर्टर्स नीड टू एक्ट। तो यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जैसे आपको बताई रही थी पहले कि जो रिफाइंड ऑयल की बात कर रही हूँ ना मैं आपसे, जो पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं, गैसोलीन की बात कर रहे हैं, डीजल की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर इंपैक्ट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू क्रूड ऑयल के, ठीक है, की अवेलेबिलिटी की वजह से। तो क्योंकि अब हमारे पास 20% ऑफ द यू कैन से कि जो ऑयल है उसका इंपोर्ट या एक्सपोर्ट जो है वो कहाँ से हो रहा है, वो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से हो रहा है, पर्शियन गल्फ से होते हुए। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अब यहाँ पर ये चीज़ आपको बताई गई है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री के पास सिर्फ 30 डेज का रिजर्व यहाँ पर रह गया है, उसके बाद उनको भी अवेलेबिलिटी यहाँ पर नहीं प्रोवाइड होगी, ठीक है। तो उस वजह से वो भी चाहते हैं कि क्रूड ऑयल से ज़्यादा रिफाइंड ऑयल जो है, रिफाइंड क्रूड ऑयल है वो भी उनके पास यहाँ पर पहुँच जाए। तो ऑस्ट्रेलिया जो एशिया की लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ रिफाइंड प्रोडक्ट्स है, एवरेजिंग अराउंड 9 लाख बैरल्स पर डे, ठीक है। अब इंडोनेशिया की जब हम बात रहे हैं सेकंड रैंक करता है, 6000 बैरल्स पर डे की रिक्वायरमेंट उनको होती है। उसके अकॉर्डिंगली अब उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, एंड डिमांड जो डीजल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की वहाँ पर बढ़ती जा रही है। एंड डीजल जो है बिगेस्ट कंपोनेंट है ऑस्ट्रेलिया के इंपोर्ट्स का, एंड फ्यूल जो कि वाइटल है टू कीप द कंट्रीज मैसिव माइनिंग ऑपरेशंस गोइंग। तो गैसोलीन जो है लार्जेस्ट स्लाइस ऑफ इंडोनेशिया के अराइवल्स का ये एक हिस्सा बन जाता है। तो प्रॉब्लम है इन दो कंट्रीज को लेकर, जो कि एशियन कंट्रीज जो कि रिलाई करती हैं इंपोर्ट्स जहाँ से, न्यूजीलैंड से, तो फिलीपीन से एंड वियतनाम से। एंड जो टोटल क्लोजर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है वो ऑलरेडी लीडिंग टू चेंजेस इन द प्रोडक्ट मार्केट, जो कि अब एक इमर्जिंग क्राइसिस की तरह है, कि इवन दो न्यूजीलैंड से भी चलो अगर आप इंपोर्ट कर लेते हो वहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की तो अवेलेबिलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इंटरनेशनल प्राइसेस के अंदर अगर आप देखो कि हमारे पास राइस देखने को मिल रहा है तो ऑब्वियसली उसका इंपैक्ट जो है वो न्यूजीलैंड के प्राइसेस के ऊपर भी पड़ेगा, ठीक है। तो मेजर रिफाइनिंग कंट्रीज जो हैं वो अपने कट कर रहे हैं रन्स को, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स को, और एग्जाम्पल जैसे हम चाइना का यहाँ पर दे रहे हैं जो कि इमीडिएट बैन कर रहा है रिफाइंड फ्यूल एक्सपोर्ट्स को फ्रॉम March 11th ऑनवर्ड्स, ठीक है। एंड एक्सपोर्ट अकॉर्डिंग टू 4 सोर्सेज द नॉलेज ऑफ एन इशू, के चाइना ने तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट यहाँ पर बैन कर दिया है टोटली। तो चाइना जो है एक मेजर सप्लायर रिफाइंड ऑयल का एशिया में तो नहीं है, बट जो कंट्री विद द लार्जेस्ट क्रूड स्टॉक पाइल एंड बिगेस्ट रिफाइनिंग कैपेसिटी ने अगर अपना यहाँ पर एक्सपोर्ट को बंद कर दिया है तो दैट मीन्स कि इसकी कैपेबिलिटी टू सप्लाई इट्स डोमेस्टिक मार्केट इफ इट चूजेस टू वो भी बहुत ज़्यादा है। तो मतलब अपने पास अपने रिजर्व उन्होंने यहाँ पर रख लिया, उन्होंने बोल दिया हम एक्सपोर्ट करना यहाँ पर बंद कर देंगे। हाउएवर अथॉरिटीज ने डिसाइड किया है कि प्रायोरिटी के बेसिस पे डोमेस्टिक एनर्जी सिक्योरिटी एंड नॉट द यूज ऑफ देयर एस्टिमेटेड 1.2 बिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल हेल्ड इन कमर्शियल एंड स्ट्रेटेजिक स्टॉक पाइल्स, ठीक है, कि एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, बट हाँ इमरजेंसी सिचुएशन के टाइम पे अगर जरूरत पड़ी तो 1.2 बिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल जो है वो कमर्शियल एंड स्ट्रेटेजिक पर्पसेस के लिए यूज किए जाएंगे। तो अब यहाँ पर ये चीज बताया जा रहा है कि शॉर्ट टर्म जो थिंकिंग है वो एज्यूम कर रही है समहाउ कि जो फ्यूल इंपोर्टिंग नेशंस हैं वो भी अपनी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए उनको बहुत सारे महीने लग सकते हैं। एंड चाइनीज रिफार्मर्स जो आप रिफाइनर्स की बात कर रहे हो तो वो कटिंग कर रहे हैं थ्रू आउट एंड सम ऑफ द प्लांट्स इन कंट्री सच एज साउथ कोरिया, यहाँ पर कटिंग देखने को मिल रही है इन द एक्सपोर्ट प्रोसेसेस। तो
ये आपको एक सिंपल चीज़ बताई जा रही है कि प्रोडक्ट प्राइसेस जो है वो भी बढ़ गए हैं सिंगापुर गैस ऑयल के एंड डिफरेंट कंट्रीज़ के। ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर मैंने 30 डेज़ के रिजर्व की आपको बात की है तो वहाँ पर भी प्राइसेस जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है मेंटेन कर रही है कंट्री की एडिक्वेट फ्यूल सप्लाईज को और इम्पोर्ट्स यहाँ पर करना चाहती है, बट अब नॉर्मल लेवल्स पे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हाउएवर उन्होंने रिलीज किया है सम डीजल एंड गैसोलीन रिजर्व से, जो कि ईज करेगा शॉर्टेजेस को आफ्टर अ स्पाइक इन रिटेल प्राइसेस, जो कि अब यहाँ पर कंज्यूमर्स को क्या होगा, अगेन हफड़ा दफड़ी तो वहाँ पे भी मचेगी, तो वो रिफ्यूल करने के लिए टैंक्स अपने यहाँ पर देखा जाएगा कि प्राइसेस जो है वो इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जो है लेवरेज यहाँ पर उनके पास कोई नहीं है, बट क्वेश्चन यही है कि जो गवर्नमेंट है वो अपने इफेक्टिवली अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स को यहाँ पर बोलेगी कि क्या उन तक फोर्सफुली सप्लाई को पहुंचाया जा सके, ठीक है, या एक्सपोर्ट करें उनको फ्यूल, एंड इफ दे आर दे विल दे बी एबल टू डू इट इन सफिशिएंट टाइम। ये सारी प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है मेजर फ्यूल सप्लाईज कौन से साउथ कोरिया, सिंगापुर, इंडिया, जापान, बट ऑल्सो टेक्स ऑयल फ्रॉम चाइना एंड मलेशिया, ताइवान एंड ब्रुनेई। तो अब यहाँ पर जो जापान, साउथ कोरिया, चाइना जो है मेजर बायर्स है ऑस्ट्रेलियन आयरन ओर के, कोल के, लिक्विफाइड नेचुरल गैस के, एंड सिंगापुर बायर्स एलएनजी, एंड इंडिया भी इंपोर्ट करता है कोकिंग कोल, जो कि वाइटल है फॉर द स्टील इंडस्ट्री, कि अब हमारे पास लोकल सप्लाई जो है इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहती है। तो क्या अब इंडिया भी इतना रिस्क लेगा यहाँ पर या नहीं लेगा? तो अब शॉर्टेज जो है सिचुएशन की वो यही चीज़ है कि ऑस्ट्रेलिया के पास कुछ भी यहाँ पर कंजर्वेशन के अलावा आइडिया फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। अदरवाइज उनकी जो आयरन ओर एंड कोल माइनिंग है वो एलएनजी प्रोडक्शन जो है वो ऑलरेडी हॉल्ट हो जाएगी। मतलब उनको सप्लाई की रिक्वायरमेंट है डीजल को, डीजल की या आप कह सकते हो प्रोडक्ट्स की, जो कि क्रूड ऑयल की भी अगर आप बात करो, ताकि उनकी जो आयरन ओर है या एलएनजी है ये सारी प्रोडक्शन वो कंटिन्यू कर सके। अगर वो बंद हो जाती है तो अब इंडिया तक भी या इवन की ऑल इंपॉर्टेंट कंट्रीज जिनको आयरन ओर वगैरह यहाँ पर सप्लाई भी करते हैं वो भी रुक जाएगी। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर स्पेसिफिकली जो है वो रुकने के चांसेस हैं। देन इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, जॉब मिसमैच बिहाइंड डिस्ट्रेस, माइग्रेशन फ्रॉम पंजाब सेज एक्सपर्ट्स। तो अब इको सर्वे जो है वो पंजाब का रिलीज हुआ है, एंड मोटा मोटा आपको मैं बता देती हूँ यहाँ पर क्या है कि अप्रॉक्सीमेटली जो 58% ऑफ द पॉपुलेशन है ना वो अब यहाँ पर माइग्रेट करके जाना चाहती है पंजाब से, क्योंकि अब यही जो 58% पॉपुलेशन है ना इनकी स्किल डेवलपमेंट किसी भी तरीके से नहीं हुई है, जॉब अवेलेबिलिटी इनके पास यहाँ पर नहीं है, एंड जो गवर्नमेंट है वो भी इस तरह का कोई इनिशिएटिव लेती हुई नजर नहीं आ रही है। एंड अगर पंजाब की हम शुरू से ही बात करें तो इंडियन डायस्पोरा का हिस्सा बनने का उनका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उम्मीद रहती है। तो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ या बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनको कहाँ अब्रॉड में ज़्यादातर देखने को मिलता है, इसलिए पीपल मूव आइदर टू कैनेडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड यूके, जो कि अब बिगेस्ट पुल फैक्टर है जो अट्रैक्ट करता है पंजाब की यूथ को स्पेसिफिकली, ठीक है, क्योंकि पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। वैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी ये चीज़ पॉसिबल है, बट पंजाब के अंदर वो चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है विद हाई एस्पिरेशंस। तो अब इसी वजह से जो सर्वे है जो 8 मार्च को यहाँ पर टेबल किया गया था उसके अंदर आपको ये सिंपल सी बात बताई गई ही है। तो यहाँ पर ये चीज़ बोला गया कि अप्रॉक्सीमेटली 1,23,000 ऐसे एप्लीकेंट्स हैं जिसने रजिस्टर किया था स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट ब्यूरो के पास 2025 के अंदर, ठीक है, एंड 58% जो है अनस्किल्ड है, 42% कैटेगराइज किए गए हैं स्किल, एंड इसने यही चीज़ ऐड की कि एग्रीकल्चरल ग्रोथ जो है एक सर्टन प्लेटो लेवल पे पहुंच चुका है, ठीक है, कि एक यहाँ पर प्लेटो लेवल के अंदर यहाँ पर पहुंच चुका है, कोई राइज उसके अंदर देखने को नहीं मिल रहा है, एंड सेवरल चिल्ड्रन ऑफ द फार्मर्स वो अब अपने सर्च ऑफ जॉब्स के लिए अब्रॉड माइग्रेट कर रहे हैं। तो यही सिंपल चीज यहाँ पर बता रही है आपको कि इकोनॉमिक सर्वे अब इनडायरेक्टली या करेक्टली आइडेंटिफाई कर रहा है अनएम्प्लॉयमेंट लेवल को पंजाब के अंदर, मिसमैच जो कि यूथ एस्पिरेशंस एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द जॉब्स के अंदर डायरेक्टली देखने को मिल रही है, एंड श्रिंकिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो कि एग्रीकल्चर के अंदर अगर आप देखो वो भी है, एंड जो कि की ड्राइवर्स हैं कि माइग्रेशन पुश एंड पुल फैक्टर्स की बात करते हैं ना, पुश फैक्टर की तरह एक तरह से वो देखने को मिल रहा है। पॉलिटिकल विल जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो लैक ऑफ विल के ऊपर है, जो रिजरेक्ट कर सके पंजाब के को, एंड एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस पंजाब की साइकी बच्चों के या इवन लोगों के दिमाग में एक साइकी के अंदर वो चीज़ को डाल सके कि हम अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, वो चीज़ भी यहाँ पर नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो डिनाइल मोड के अंदर नजर आती है, एंड करेक्ट ग्रोथ फंडामेंटल्स को लेकर यहाँ पर काम करने की कोई चीज़ भी नजर नहीं आती है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। देन सेंटर क्लियर्स क्वांटम लैब इंस्टॉलेशन एट 23 इंस्टीट्यूशन। सो हमारा जो क्वांटम इंडिया मिशन है उसके अकॉर्डिंगली, जो कि 2023 से को में लॉन्च किया गया था, 2031 तक का इसका टाइम पीरियड है। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बजट एलोकेशन की बात करें तो 6,000 करोड़ के आसपास का ये बजट एलोकेशन है। उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर 23 एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जो कि इंडिया के अक्रॉस सेटअप किए जाएंगे, वो क्वांटम टीचिंग लैबोरेटरीज की तरह जो कि नेशनल क्वांटम मिशन के अंदर होंगे, उनको सेटअप किया जाएगा। तो अब 100 ऐसे प्रपोजल्स हैं जो कि इवैल्यूएट की जा रहे हैं, एंड उसके द्वारा अगर आप देखोगे कि मंथली मीटिंग ऑफ सेक्रेटरीज हो रही हैं, साइंस मिनिस्ट्रीज ने ये चीज़ को बोला है, एंड उसके अकॉर्डिंगली जो भी अब इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आइडेंटिफाई
किया जाएगा, कहाँ पर लैबोरेटरीज को सेटअप किया जाना है। एंड एम यहाँ पर क्या है कि 50 से 1000 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर, सैटेलाइट बेस्ड सिक्योर्ड कम्युनिकेशन एंड हाई प्रिसीजन क्वांटम सेंसर्स या मटेरियल जो है वो इंडिया के अंदर अवेलेबल होने चाहिए। अकॉर्डिंगली जो लैब्स है उसके अंदर भी चीज़ों को यहाँ पर अकॉर्डिंगली समझाया जाए एज कम्पेयर टू, अब आप कैसे कंपेरिजन भी क्यों करें हम कि यहाँ पे ये चीज़ बोली जा रही है कि क्वांटम फिजिक्स को या इवन की क्वांटम लैब्स को एस्टैब्लिश किया जा सके ताकि वो क्वांटम कंप्यूटिंग के थ्रू यहाँ पर काम इजीली कैरी आउट किया जा सके। तो अब ये आपको सिंपल सी यहाँ पर बात की जा रही है। एंड प्रिपरेशंस हैं इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2026 के पुणे के अंदर जो होंगे वो भी अब शुरुआत उसकी कर दी गई है। देन जयशंकर डिस्कसेस वेस्ट एशिया सिचुएशन विद यूरोपियन यूनियन काउंटर पार्ट्स। मैंने आपको बताया था 2-3 दिन के दौरे पर है ब्रसेल्स के अंदर, एंड पहली ऐसी कोई मीटिंग है जो कि अब इंडिया की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद यूरोपियन यूनियन के साथ वहां पर हुई है। ठीक है, तो अब इस मीटिंग के अकॉर्डिंगली यही चीज़ बताई जा रही है कि जो एस जयशंकर जी हैं उन्होंने यूरोपियन कमीशन के जो प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डेर लेयन को यहाँ पर ये चीज़ बताई है कि जो सिचुएशन वेस्ट एशिया एंड यूक्रेन के अंदर आ रही है, तो अब मीटिंग हो रही थी 27 मेंबर्स की जो यूरोपियन यूनियन की हमारी पूरी की पूरी कंट्रीज हैं, वो ये चीज़ आपको ये चीज़ बताई जा रही है कि अब यहाँ पर डीएस्केलेशन की, स्टेबिलिटी की, एनर्जी सिक्योरिटी की एंड शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर डिस्कशन की गई। एंड क्या सिचुएशन वेस्ट एशिया के अंदर है, कब तक ये लड़ाई चलने के चांसेस हैं, एंड यही एक पीस का, अमन का, शांति का जो अब आप कह सकते हो कि नारा है वो यहाँ से यही चीज़ को लेकर दिया गया है। प्लस यहाँ पर ये चीज़ उन्होंने बोली कि देयर वाज नो क्विड प्रो को इन्वॉल्व विद ईरान, कि अब उन्होंने सेफ पैसेज इंडियन फ्लैग टैंकर्स को दे दी है। ऐसा कोई क्विड प्रो को हमारा या कोई ऐसी जान पहचान ईरान के साथ स्पेसिफिकली तो नहीं है, कि इट वाज ऑल अ पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी दैट टुक प्लेस। ठीक है, उन्होंने ये बोला कि इट इज़ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो कि हमें देखने को मिल रहा है, एंड बाकी सारी कंट्रीज जो हैं वो भी अब तेहरान के साथ एंगेज करने की कोशिश कर रही हैं कि वॉर किसी तरीके से खत्म हो जाए। तो एक ब्लैंकेट अरेंजमेंट तेहरान की सेफ पैसेज ऑफ शिप्स के लिए यहाँ पर बनाया गया था, बट इट वाज बीइंग अरेंज्ड ऑन अ केस बाय केस बेसिस एंड द डिस्कशंस वर ऑनगोइंग। कि अभी भी ऐसे बहुत सारे वॉरशिप्स, हमने पहले न्यूज़ में डिस्कस किया ना कि बहुत सारे ऐसे आपके वॉरशिप्स में नहीं, बहुत सारे ऐसे वेसल्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ वेसल्स जो है वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर फंसे हुए हैं इंडिया के, उनको तो सेफ पैसेज नहीं मिला। तो मतलब केस बाय केस बेसिस पे यहाँ पर डिस्कशन जो है वो ऑनगोइंग थी, एंड इसी वजह से सेफ पैसेज यहाँ पर दिया भी गया। देन गुड्स एक्सपोर्ट फ्लैट इन फेब्रुअरी, ऑफिशियल सीज डिप इन मार्च ऑन कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पर मर्चेंडाइज की बात की जा रही है। ठीक है, कि कॉमर्स सेक्रेटरी की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि मार्च जो है वो चैलेंजिंग हो सकता है इंडिया के लॉजिस्टिक्स इश्यूज की वजह से, क्योंकि वेस्ट एशिया की क्राइसिस हमें देखने को मिल रही है फेब्रुअरी के डेटा के अकॉर्डिंग। अगर हम कंपैरिजन करें कि इंडिया का जो ट्रेड बैलेंस है वो एक डेफिसिट के ऊपर आ चुका है। ठीक है, डेफिसिट वाइडन होकर $4 बिलियन हो चुका है इन फेब्रुअरी, एज कम्पेयर टू जो कि 2.7 बिलियन था एक साल पहले इन फेब्रुअरी 2025। ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखो, क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट सेक्टर है मर्चेंडाइज के अंदर वो एक तरह से फ्लैट था, इंपोर्ट जो है मर्चेंडाइज के अंदर एंड सर्विसेज के अंदर वो बढ़ गए हैं हमारे। ऑल्दो हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो 25% के आसपास थोड़ा सा उसने इंक्रीज दिखाया है, बट हमारे जो अब मर्चेंडाइज के अंदर इंपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली बढ़ गए। तो इस वजह से हमारा $4 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट देखने को मिल रहा है। तो मिनिस्ट्री के ऑफ कॉमर्स के द्वारा ये बोला गया कि अब यहाँ पर मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज जो है 11% ग्रो की हैं, एंड एक टोटल इंपोर्ट्स जो है वो अब 21.7% के आसपास, दैट इज $80.1 बिलियन के आसपास यहाँ पर इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। तो मर्चेंडाइज के इंपोर्ट्स जो हैं एक वाइडनिंग गैप ओवर एक्सपोर्ट्स हमारे दिखाता है, एंड ये हमारा जो ऑब्वियस सी बात है कि ट्रेड बिल या आप कह सकते हो कि ट्रेड डेफिसिट है वो काफी ज्यादा वाइडन हो चुका है, एंड आने वाले टाइम में इट इज लाइकली टू वर्सन, क्योंकि वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के थ्रू आप देखोगे कि बहुत सारी शिपमेंट जो कि अब जानी थी वो टाइमली डिलीवर नहीं हो पाएंगी, एंड ये चैलेंजेस के बाद हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है वो अभी भी बेटर कर रहा है, बट अगर आप इंटरनेशनल लेवल की बात करो कि जो हमारे जो डेफिसिट है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा, कि चैलेंजिंग होगा मार्च का महीना हमारे लिए भी, क्योंकि लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस देखने को हमें मिल रहे हैं, एंड आउट ऑफ विच व्हेन वन पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी गेट्स कंस्ट्रेन्ड देन टू मच एक्सपोर्ट्स जो है दे विल नॉट हैपन। तो एक्सपोर्ट्स जो है दे विल सी अ डाउनवर्ड ट्रेंड, एंड इस महीने के अंदर क्योंकि हमारे पास लॉजिस्टिकल चैलेंज देखने को मिल रहे हैं। फेब्रुअरी के अंदर सर्विसेज एक्सपोर्ट्स जो है 25% के आसपास बढ़ गए हैं, वाइल इंपोर्ट्स जो है वो 13% के आसपास ही यहाँ पर रहे। ये आपकी सिंपल सी न्यूज़ थी। तो आज की न्यूज़ का सिलसिला यहीं पे खत्म होता है। इफ़ यू विश टू बिकम अ पार्ट ऑफ द सीपी फैमिली तो आप हमारी वेबसाइट www.cpclasses.com पर विजिट कर सकते हैं, या आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके पास अवेलेबल है, आपकी हमारी जो टीम है वो आपको रीच आउट कर लेगी, एंड कोई भी डाउट होता है तो कॉमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, एंड हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी एग्जिस्ट करता है, वहाँ पर भी अपने डाउट को आप पूछ सकते हैं, जल्दी से जल्दी उसको भी रिजॉल्व कर लेंगे। टिल देन पढ़ते रहिए, कुछ कुछ नया नया सीखते रहिए। पेपर भी पास आ गया है तो अब थोड़ा सा मेडिटेट करना भी या थोड़ा सा एक्सरसाइज या वर्कआउट करना 5-10 मिनट के लिए वो भी शुरू कर दीजिए। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू सो मच।